तो हेलो दोस्तों, अब मैं बाकी हनमा 2018 शुरू करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 1। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, सर मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, क्या मैं नर्सेज रूम जा सकती हूँ? जैसे ही वो ये कहती है, बाकी बच्चे भी खड़े होकर कहते हैं, सर हमें भी जाना है। ये देखकर टीचर कहता है, जिसे भी रेस्ट रूम जाना है वो हाथ उठाए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हाथ उठा देते हैं, क्योंकि वे सभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन एक लड़का अपना हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो सो रहा होता है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बाकी हनमा होता है। इसके बाद हम बाकी को कुछ लड़कों के साथ देखते हैं। वही लड़का बाकी से कहता है, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? लेकिन जैसे ही बाकी उन्हें देखता है, वे लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि बाकी कोई साधारण लड़का नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब वही लड़का अपने बॉस से कहता है, मुझे नहीं लगता हमें इससे लड़ना चाहिए। ये सुनकर उसका बॉस भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो बाकी से कहता है, बाकी तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद बाकी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुकता है और उन लोगों से कहता है, ध्यान से सुनो, अगर अगली बार तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं तुम्हें बहुत बुरा सलूशन दूंगा। ये सुनकर वे तीनों बहुत डर जाते हैं और बाकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक बहुत लग्जरियस कार देखते हैं, जिसमें से मिसुनारी टोकुगावा बाहर आते हैं। हमें बताया जाता है कि मिसुनारी टोकुगावा वो व्यक्ति है जो अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना में फाइट्स करवाते हैं, जहाँ कई डेंजरस फाइटर्स आपस में लड़ते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। फिर हम वही बाकी को देखते हैं, जिसे उसका टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जा रहा होता है। टीचर उससे पूछता है कि इतना बड़ा आदमी तुमसे मिलने आया है, तुम ऐसा क्या करते हो? इसके जवाब में बाकी कहता है, कुछ नहीं। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो टोकुगावा की चपलूसी कर रहा होता है। तभी बाकी वहाँ आता है और टोकुगावा कहता है, मेरा चैंपियन आ गया। लेकिन बाकी कहता है, हे बूढ़े आदमी, तुम किसे चैंपियन कह रहे हो? ये सुनकर दोनों टीचर्स डर जाते हैं, लेकिन टोकुगावा उन्हें बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो बाकी से अकेले में बात करना चाहता है। इसके बाद टोकुगावा बाकी से पूछता है कि तुम्हें इतने सारे वुंड्स कैसे लगे? बाकी जवाब देता है कि ये उसे फाइट्स के दौरान लगे हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि टोकुगावा यहाँ उसकी हालत पूछने नहीं आया है। ये सुनकर टोकुगावा हंसने लगता है और उसके सामने एक बॉक्स रखता है, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है। फिर वो बताता है कि उन्होंने इस ग्लिसरीन को कई बार फ्रीज करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे -5 डिग्री सेल्सियस पर भी रखा, लेकिन वो फ्रीज नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय पहले जब एक शिप टोक्यो आ रहा था, वो एक स्टॉर्म से गुजरा और उसी शिप में ये नाइट्रोग्लिसरीन भी था। जब शिप किनारे पहुंचा और वर्कर्स ने बॉक्स खोला, तो उन्होंने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन फ्रीज हो चुका था, जिसे देखकर वे सब हैरान रह गए। इससे समझ आता है कि ये चीज कितनी प्रेशियस है और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से कई लोग टोक्यो आ रहे हैं ताकि इसे हासिल कर सकें और इससे डेंजरस वेपन्स बनाए जा सके। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक बहुत बड़ी जेल देखते हैं, जहाँ एक आदमी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। उस आदमी का नाम डोरेन है, जिसने कई लोगों की हत्या की है और वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसी वजह से उसे फांसी दी जा रही है। अब आगे हम देखते हैं कि आज डोरेन को फांसी दी जानी है। डोरेन को उस कमरे में लाया जाता है जहां उसे फांसी दी जानी होती है। इसके बाद उसे खड़ा किया जाता है और वही मौजूद प्रीस्ट उससे कहता है कि तुमने जो भी गलत काम किए हैं, उसके लिए तुम्हें भगवान से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर डोरेन हंसने लगता है। इसके बाद उसके गले में रस्सी डाल दी जाती है और उसे नीचे गिरा दिया जाता है। दर्द की वजह से डोरेन बहुत बुरी तरह कांपने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके पैर हिलना बंद कर देते हैं। ये देखकर पुलिस को लगता है कि वो मर चुका है। इसके बाद वहाँ एक डॉक्टर आता है और कहता है कि उसके शरीर को नीचे उतारो, मुझे उसे चेक करना है। उसकी बात सुनकर वे लोग उसका शरीर नीचे उतार देते हैं। जैसे ही डॉक्टर उसकी हार्ट बीट चेक करता है, डोरेन जोर से चिल्लाता है। ये देखकर डॉक्टर और सभी पुलिस वाले बहुत डर जाते हैं। इसके बाद डोरेन पूरी स्पीड में पुलिस वालों को किक मारकर वहीं मार देता है। फिर वो पुलिस वालों के पास जाकर अपने पैरों से उनके चेहरे पकड़कर पूरी ताकत से कुचल देता है। ये देखकर बाकी पुलिस वाले बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोरेन अपने गले में बंधी रस्सी को पूरी ताकत से तोड़ देता है। उसी कमरे में जब दो पुलिस वाले आते हैं, तो वहाँ की हालत देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि डोरेन ने सभी लोगों को मारकर वही लटका दिया होता है और दीवार पर टोक्यो लिखा होता है। इसके बाद वे दोनों सबको बताते हैं कि डोरेन भाग गया है। फिर सभी पुलिस वाले उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डोरेन नदी के रास्ते वहाँ से भाग चुका होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक दूसरे कैदी को देखते हैं, जिसे मौत की सजा दी जा रही होती है। एक पुलिसमैन उससे पूछता है कि ये तुम्हारा आखिरी समय है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? उस व्यक्ति का नाम डॉयल होता है और वो कहता है कि वो हार का स्वाद चखना चाहता है। ये सुनकर पुलिसमैन कहता है, ठीक है। इसके बाद वह अपने आदमी से मशीन चालू करने को कहता है। हम देखते हैं कि डॉयल को बहुत बुरी तरह से छेदा जा रहा होता है, जिससे उसका शरीर कांपने लगता है। वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाता और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। इसके बाद वो आदमी मशीन बंद कर देता है और पुलिसमैन उसके
उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है, लेकिन तभी डॉयल उस मशीन को तोड़ देता है और अचानक उन दोनों पुलिसमैन के पीछे जाकर उनके सिर पकड़कर आपस में टकरा देता है, जिससे वे दोनों वही फंस जाते हैं। ये देखकर पुलिसमैन सोचता है कि इतना खतरनाक शॉक लगने के बाद भी ये कैसे बच गया। फिर वो अपनी गन निकालकर डॉयल पर गोली चलाता है, लेकिन डॉयल उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो पुलिसमैन दीवार से टकराकर वहीं फंस जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉयल अपना मशीन उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। टोक्यो जाने के लिए वो एक एयरपोर्ट जाता है, प्लेन में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम तीसरी जेल देखते हैं, जहाँ कुछ पुलिसमैन बात कर रहे होते हैं कि एक कैदी यहाँ से भाग गया है। वे कहते हैं कि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची और मजबूत है, जिस पर कोई चढ़ भी नहीं सकता। लेकिन दूसरा पुलिसमैन कहता है कि दीवारों में जो क्रैक्स है उसी की मदद से वो कैदी भागा होगा। इसके बाद सभी पुलिस वाले उस कैदी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि वो कैदी वही छिपा होगा। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें एक लाश बहुत बुरी हालत में मिलती है। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि कैदी यहाँ आया था। फिर उनकी नजर दीवार पर जाती है, जहाँ लिखा होता है आई एम गोइंग टू टोक्यो। इसके बाद हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो टोक्यो जा रहा होता है। फिर सीन बदलता है और हम चौथी जेल देखते हैं, जहाँ एक आदमी उस कैदी से मिलने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ का पुलिसमैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें उस कैदी से मिलना है तो तुम्हें अपना सारा सामान यही रखना होगा। लेकिन वो आदमी पूछता है कि मेरा सामान अंदर ले जाने में क्या दिक्कत है। इस पर पुलिसमैन उसे समझाने लगता है। इसके बाद पुलिसमैन उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी तरह एक व्यक्ति उस क्रिमिनल से मिलने आया था, लेकिन उस कैदी ने उसे मार दिया और उसके सामान को की बनाकर वहाँ से भाग गया। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना सारा सामान बाहर ही रखो। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत डर जाता है और अपना सारा सामान वही रख देता है। इसके बाद वे दोनों उस कैदी से मिलने जाते हैं। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति अकेले उस कैदी के कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके ऊपर की चिमनी खुलती है, जिससे एक हाथ बाहर आता है और उसके चेहरे को पकड़कर पूरी तरह कुचल देता है। फिर वो कैदी अपना हाथ उसके मुंह में डालकर उसके गोल्डन टीथ निकाल लेता है और उसे वही फेंक देता है। ये सब देखकर बाहर खड़ा पुलिसमैन बहुत डर जाता है और तुरंत इमरजेंसी बेल बजा देता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो कैदी समुद्र के रास्ते तैरते हुए भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कैदी एक टावर के ऊपर पहुंच जाता है, जो कि एक लाइट हाउस होता है। वहाँ वो सभी लोगों को मार चुका होता है और कहता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हम पांचवे कैदी को देखते हैं, जिसका नाम यांगी रयोको है। उसने जापान में कई लोगों की हत्या की होती है। हम दो पुलिसमैन को देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने कई लोगों को मारा है। ये सुनकर यांगी उनके पास जाता है और कहता है लगता है तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो। उसे देखकर पुलिसमैन अपनी गन निकाल लेता है। तब यांगी कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर आना होगा। इसके बाद यांगी अपना हाथ मिरर पर रखता है और पूरी ताकत से उसे तोड़ देता है और प्रिजन से बाहर आ जाता है। ये देखकर पुलिसमैन अपनी गन निकालता है, लेकिन यांगी उसके पीछे जाकर उसकी गर्दन पर वार करता है और उसे वही गिरा देता है। इसके बाद वो दूसरे पुलिसमैन के कान में फूंक मारता है, जिससे उसके दूसरे कान से उसकी सारी हड्डियां बाहर निकल जाती है और वो वही मर जाता है। इसके बाद यांगी भी वहाँ से भाग जाता है। अब हम टोकुगावा को देखते हैं, जो कहता है कि ये पांचों क्रिमिनल्स अपनी अपनी जेल से भाग चुके हैं और टोक्यो आ रहे हैं, क्योंकि वे हार का स्वाद चखना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। शुरुआत में टोकुगावा बाकी से कहता है कि ये 5 क्रिमिनल्स जेल से टोक्यो आ रहे हैं, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, है ना? लेकिन बाकी कहता है कि मुझे लगता है कि वे टोक्यो इसलिए आ रहे हैं ताकि वे दोबारा जेल जाने से बच सके। ये सुनकर टोकुगावा उसे समझाता है कि बाकी तुम गलत समझ रहे हो। वे पांचों यहाँ इसलिए आ रहे हैं ताकि वे डिफीट का टेस्ट ले सके, यानी वे यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं। टोकुगावा की बात सुनकर बाकी समझ जाता है कि उनमें से कोई एक उससे लड़ना चाहता है। अब टोकुगावा बाकी से कहता है कि बाकी तुम्हें पता है कि कुछ ही समय में अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना शुरू होने वाला है। शायद उसी दिन ये 5 क्रिमिनल्स तुम सबको चैलेंज करेंगे। ये सुनकर बाकी कहता है टोकुगावा तुम इतना क्यों परेशान हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एक आदमी गार्डन में दौड़ रहा है और वो एक बहुत अच्छा बॉक्सर है। तभी वहाँ डॉयल दिखाई देता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक डॉयल उस आदमी पर न्यूज़पेपर फेंक देता है, जिससे उस आदमी का चेहरा कट जाता है। इसके बाद डॉयल उसकी तरफ बढ़ता है। वो आदमी उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर न्यूज़पेपर क्यों फेंका, लेकिन डॉयल कुछ जवाब नहीं देता। ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और डॉयल का कॉलर पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का दिल कट जाता है, क्योंकि डॉयल ने अपने कॉलर में ब्लेड्स छुपाए हुए थे। फिर डॉयल अपने एल्बो से उस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि उसके एल्बो में भी एक ब्लेड छुपा हुआ है, जिससे उस
उस आदमी की गर्दन कट जाती है और वो वही गिर जाता है। इसके बाद डॉयल कहता है, मैं डिफीट का टेस्ट लेना चाहता हूँ। अब फिर से सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी नाइफ स्किल्स दिखा रहा है। उसके सामने वे लड़के खड़े हैं जिन्हें बाकी लोगों ने पीटा हुआ है। फिर हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो एक वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। वो वेपन बहुत खतरनाक है क्योंकि वो एक ही वार में कैन को काट देता है। ये देखकर वे तीनों लड़के हैरान हो जाते हैं। फिर वो आदमी उनसे कहता है, तो बताओ मुझे किसे मारना है, मैं तैयार हूँ। अब हम तीसरे आदमी को देखते हैं जो डैगर का इस्तेमाल कर रहा है। वो उन तीनों से कहता है, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं उस लड़के को मार दूं? ठीक है, तुम उस लड़के को यहाँ ले आओ। फिर वो कहता है, इस पार्क में आना, मैं सब संभालूंगा। अब हम देखते हैं कि एक लड़का बाकी के पास आता है। वो कहता है, बाकी मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम आज शाम उस पार्क में आ सकते हो? ये सुनकर बाकी मान जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाकी अपने हाथ का प्लास्टर पूरी ताकत से तोड़ देता है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है। जल्द ही सब लोग पार्क में पहुँच जाते हैं। वही लड़का गन निकाल कर कहता है, बाकी अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन बाकी सिर्फ मुस्कुराता है और शांति से कहता है, आगे बढ़ो, मुझे मार दो। अचानक एक दूसरा आदमी आगे आता है और कहता है, रुक जाओ, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। वो बाकी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहले बाकी ने उसे कितनी बुरी तरह हराया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। फिर भी वो बाकी पर हमला करता है, लेकिन बाकी आसानी से उसका वेपन एक हाथ से पकड़ लेता है। वो आदमी पीछे हटकर पूरी ताकत से फिर हमला करता है, लेकिन बाकी उससे बच जाता है और अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देता है। जब वेपन दोनों के बीच घूम रहा होता है, तभी बाकी आराम से अपनी उंगली बीच में रख देता है, जिससे वो वेपन उसी आदमी के मुंह में चला जाता है। वो आदमी दर्द से वही गिर जाता है। इसके बाद तीसरा आदमी बाकी पर हमला करता है, लेकिन बाकी उसके पेट पर वार करके उसे तुरंत रोक देता है। वो आदमी नाइफ निकालता है और अपनी टेक्निक दिखाने लगता है, लेकिन अचानक उसका नाइफ उसके हाथ से गायब हो जाता है। अगले ही पल बाकी उसी नाइफ के साथ उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। अब बाकी उस मोटे आदमी की तरफ बढ़ता है और कहता है, सब खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। वो मोटा आदमी अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर सीन बदल जाता है और हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि 5 खतरनाक क्रिमिनल्स एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भागकर टोक्यो आ गए हैं, हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। तभी एक और ऑफिसर आता है और रिपोर्ट करता है, सर, हाल ही में एक आदमी ने हमारे ऑफिसर्स पर हमला किया और उनकी कार को पूरी तरह तोड़ दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने उस हमलावर की पहचान भी बता दी है। फिर सीन वापस आता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्पेक है। देखते हैं कि स्पेक बाकी के सामने खड़ा होता है। वही स्पेक उस मोटे लड़के से कहता है, अरे बच्चे, तुम्हें इतनी खतरनाक चीजों से नहीं खेलना चाहिए, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर वो मोटा लड़का उसे अपनी गन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि स्पेक उस गन को अपने गाल पर रखकर चला देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा फट जाता है। ये देखकर बाकी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद स्पेक लगातार गन चलाता रहता है, जिससे धुआं उसके पूरे चेहरे में भर जाता है। अब स्पेक बाकी से कहता है, मैंने सुना था कि जापान में बहुत ताकतवर लोग हैं और तुम भी उन्हीं में से एक लगते हो, क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगे? ये सुनकर बाकी उससे हाथ मिलाता है, लेकिन फिर वो हाथ अलग हो जाता है, जिसे देखकर बाकी उसे नीचे गिरा देता है। तब स्पेक हंसने लगता है और बाकी से कहता है, बाकी, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट बहुत प्यार से लाया था, तुम्हें इसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। इतना कहकर वो बाकी के पेट पर जोरदार लात मारता है, जिससे बाकी को बहुत दर्द होता है। फिर स्पेक उसके पास जाकर उसका चेहरा पकड़ता है और अपने हाथ पर रख देता है। वो कहता है, किसी के गिफ्ट को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, और ये कहते ही वो बाकी के चेहरे पर लगातार लात मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं। लोग बाकी की हालत देखकर पुलिस को बुला लेते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस आते ही जैक को पकड़ लेती है। इसके बाद एक ऑफिसर बाकी के पास जाकर पूछता है, अरे लड़के, क्या तुम ठीक हो? जिस पर बाकी जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसे स्पेक की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि स्पेक अपनी हथकड़ियाँ तोड़ देता है और बाकी के पास आकर कहता है, अरे लड़के, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ हार का स्वाद चखने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली बार हम फिर मिले। इतना कहकर वो बाकी से हाथ मिलाने लगता है। ये देखकर बाकी भी उससे हाथ मिलाता है, लेकिन तभी स्पेक उसके चेहरे पर जोरदार किक मारता है, जिससे बाकी गिर जाता है। जब स्पेक वहाँ से जा रहा होता है तो वो कहता है, चिंता मत करो, हम अगली बार फिर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर सीन बदलता है और हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो उन अपराधियों की खबर देख रहा होता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यूजिरो हन्मा होता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसके बाद यूजिरो एक्सरसाइज करता है और खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह में सिगरेट होती है। फिर वो सिगरेट को हवा में उछाल देता है और फिर वो एक ही राउंड में किक मारकर उसे बुझा देता है। इसके बाद वो कहता है, तो तुम पांचों यहाँ हार का स्वाद चखने आए हो, ठीक है, मैं तुम्हें हार का स्वाद चखाऊंगा। अब सीन बदलता है और हम शिबुकावा के घर को देखते हैं, जहाँ यानागी और शिबुकावा साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब यानागी शिबुकावा से कहता है, काफी समय बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैंने सुना है कि तुमने कुंग फू छोड़ दिया है क्योंकि
अब तुम ठीक से देख नहीं सकते, तो मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस समय लड़ाई में तुम्हारी आंखें खराब न की होती तो तुम आज भी लड़ रहे होते। अब हमें शिबुकावा के बारे में बताया जाता है। शिबुकावा एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट्स फाइटर है, लेकिन जब से यानागी ने उसकी आंखों पर हमला किया और उन्हें खराब कर दिया, तब से उसने मार्शल आर्ट्स में लड़ना बंद कर दिया। इसके बाद शिबुकावा यानागी से कहता है, तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम एक फरार अपराधी हो, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सुनकर यानागी कहता है, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और इतना कहते ही वो एक गरम केतली शिबुकावा पर फेंक देता है। ये देखकर शिबुकावा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारा गर्म पानी उसकी आंखों पर गिर जाता है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा भाप उठने लगती है। इसका फायदा उठाकर यानागी शिबुकावा पर हमला कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, शुरुआत में बाकी हन्मा सीजन एक एपिसोड 4 में हम एक जेल देखते हैं, जहाँ एक आदमी स्पेक को पकड़ कर लाया गया होता है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी होती है। फिर हम उन पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्होंने स्पेक को पकड़ा होता है। तब एक बड़ा ऑफिसर कहता है कि हमने एक अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी 4 अपराधी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इतना कहकर वो आज की मीटिंग खत्म कर देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वॉशरूम में जाता है। हम देखते हैं कि जब वो टॉयलेट कर रहा होता है, तभी उसे अपने पास एक आदमी दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्पेक होता है। अब स्पेक उस पुलिस ऑफिसर से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं खाना लेने बाहर गया था, क्या तुम भी मुझसे कुछ खाना चाहोगे? ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे किक मारता है, लेकिन स्पेक उसका पैर पकड़ लेता है और उसके हाथ में जो खाना होता है उसे जबरदस्ती उस पुलिस ऑफिसर के मुंह में डाल देता है। ये देखकर बाकी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि स्पेक वहाँ से भाग गया, लेकिन तभी स्पेक उनके पीछे आकर कहता है, सॉरी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं बाहर गया था। अब सीन बदलता है और हम उसी दुकान को देखते हैं जहाँ से स्पेक खाना लाया था। वहाँ उसने दुकान के मालिक को बहुत बुरी तरह मारा होता है और उसे वही फेंक दिया होता है। फिर सीन बदलता है और हम शिनशिनकाई डोजो को देखते हैं, जहाँ रेत्सु और कसुमी एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब हमें कसुमी के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट फाइटर है। उसने अपने हाथों को इस तरह ट्रेन किया है कि वे तलवार जैसे बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेत्सु एक बहुत ही शानदार कराटे फाइटर है। उसने 4000 कुंग फू तकनीकों में महारत हासिल की है, इसलिए उसे कुंग फू में टॉप माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के अटैक को रोक देते हैं। फिर रेत्सु कसुमी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कसुमी उसके हमले से बच जाती है। इसके बाद कसुमी रेत्सु को पंच मारने जाती है, लेकिन रेत्सु उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। फिर कसुमी दीवार का सहारा लेकर वापस आती है और रेत्सु को किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन रेत्सु उस किक से बच जाता है। जैसे ही कसुमी नीचे आती है, रेत्सु उसके चेहरे पर किक मारता है, लेकिन कसुमी उस किक को अपने हाथ से रोक लेती है और उससे बच जाती है। इसके बाद ये फाइट रुक जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि रेत्सु की किक से कसुमी के मुंह से खून निकलने लगता है और रेत्सु के चेहरे पर भी एक कट लग जाता है। तब कसुमी सबसे कहती है, मेरे पापा डोपो ओरोची ने कहा था कि आज का कुंग फू पुराने कुंग फू के सामने टिक नहीं सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारी मदद करें। हम उन तकनीकों को सीखेंगे जो 4000 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी, और आपको बता दूं कि उन तकनीकों को सीखने में हमारी मदद महान शी किंग रेत्सु करेंगे। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? ये सुनकर सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी वहाँ आता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और रेत्सु और कसुमी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति डोरियन है, जो उनसे पूछता है कि डोपो ओरोची कहाँ है। इस पर कसुमी कहती है कि डोपो ओरोची यहाँ नहीं है, अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझसे बात करो। लेकिन डोरियन कहता है, नहीं, मुझे डोपो ओरोची से ही बात करनी है। इतना कहकर वो अपने जूते कसुमी पर फेंक देता है। फिर डोरियन उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। और जैसे ही वो ये कहता है, वो अपनी उंगलियां उसकी आंखों में डाल देता है, जिससे कसुमी की आंखें चौड़ी हो जाती है। इसके बाद डोरियन अपनी बेल्ट निकालता है और उसे कसुमी के गले में डालकर उसे लटकाने लगता है, लेकिन तभी कसुमी उसके चेहरे पर किक मारती है और खुद को उससे छुड़ा लेती है। फिर डोरियन उसके पास आता है और अपने घुटने से उसके चेहरे पर वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद डोरियन लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर कसुमी पर फेंकता है। वो टुकड़ा उसके गर्दन पर लगता है और वो बहुत ज्यादा खून बहाने लगती है। तब डोरियन कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी, तो मुझे जाने दो और डोपो ओरोची से मिलने दो। लेकिन तभी रेत्सु उसके सामने आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें डोपो ओरोची से मिलना है तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर डोरियन रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो रेत्सु पर एक पिन फेंकता है जो उसकी आंखों में लगने वाली होती है, लेकिन रेत्सु मुड़कर उससे बचने की कोशिश करता है। फिर भी वो पिन उसकी आंखों के पास पहुंच जाती है। तब डोरियन कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम मेरे अगले हमले से नहीं बच पाओगे। इसके बाद वो एक शराब की बोतल निकालता है और उसे अपने चारों ओर फैला देता है। फिर वो अपने मुंह में थोड़ी शराब भरता है, लाइटर जलाता है और रेत्सु की तरफ फूंक मारता है, जिससे उसके
चारों तरफ आग लग जाती है। हमें लगता है कि रेत्सु इस आग से घायल हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरियन शिनशिनकाई डोजो में आया था और वहाँ आकर उसने कसुमी की हालत बहुत खराब कर दी थी। लेकिन तभी रेत्सु वहाँ आया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी डोरियन ने शराब पीकर रेत्सु को आग के हवाले कर दिया था। फिर भी रेत्सु उससे बच गया। अब सीन बदलता है और हम स्कूल का मैदान देखते हैं जहाँ स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं। वही टीचर कहता है कि आप सभी को 1500 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप, पुलिंग बार, बॉल थ्रो जैसी सभी एक्टिविटीज करनी होंगी। इसके बाद 100 मीटर की दौड़ शुरू होती है। हम देखते हैं कि बाकी भी उस दौड़ में मौजूद होता है, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर दौड़ शुरू होती है और बाकी वही बैठा रहता है। जैसे ही उसे होश आता है वो पूरी ताकत से दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है। हालांकि वो खुद को संभाल लेता है। ये देखकर सभी सोचने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वे बाकी के पीछे बने गड्ढे को देखते हैं सब हैरान रह जाते हैं। अब बारी आती है बॉल थ्रो की। हम देखते हैं कि बाकी पूरी ताकत से गेंद फेंकता है, लेकिन वो उसे जमीन पर मार देता है, जिसकी वजह से गेंद बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। जब वो वापस नीचे आती है तो बहुत पास में गिरती है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा अंक नहीं मिलते। अब बारी आती है लॉन्ग जंप की। जैसे ही बाकी कूदता है वो लाइन के काफी आगे निकल जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन टीचर कहता है कि तुम्हें लाइन के अंदर कूदना था, बाहर नहीं, इसलिए तुम्हें इसमें ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे। अब बारी आती है पुलअप्स की। हम देखते हैं कि एक लड़के ने 15 पुलअप्स का रिकॉर्ड बनाया होता है। फिर बाकी आता है और 21 सेकंड में 15 पुलअप्स कर देता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि बाकी ने कब पुलअप्स किए। इसी वजह से कोच बाकी से पूछता है तुमने अभी तक पुलअप्स क्यों नहीं किए। इस पर बाकी जवाब देता है टीचर मैं पहले ही 15 पुलअप्स कर चुका हूँ। ये सुनकर टीचर बाकी से कहता है क्या किसी ने इसे पुलअप्स करते हुए देखा है। सभी जवाब देते हैं नहीं, हमने इसे नहीं देखा। तब टीचर गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, अब तुम मेरे सामने पुलअप्स करोगे। अब हम देखते हैं कि बाकी सबके सामने पुलअप्स करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो पहला पुलअप करता है वो रॉड ही टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। इसके बाद टीचर उसके पास आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ सब कुछ तोड़ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये सुनकर सभी लोग बाकी पर हंसने लगते हैं। अब बाकी पूछता है आप बताइए कि 1500 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड कितना है। ये सुनकर टीचर उससे कहता है अरे क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या पूछ रहे हो। तुमने अभी तक हर स्पोर्ट्स में 0 स्कोर किया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दौड़ का रिकॉर्ड 3 मिनट 26 सेकंड है। ये सुनकर बाकी टीचर से कहता है अगर मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूं तो क्या आप मुझे सभी एग्जाम में पास कर देंगे। इस पर कोच उसके पास आता है और कहता है ठीक है, अगर तुम ये रिकॉर्ड तोड़ते हो तो मैं तुम्हें हर एग्जाम में पास कर दूंगा। ये सुनकर सभी लोग बाकी के लिए चीयर करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी 1500 मीटर दौड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम बाकी को देखते हैं जो एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा होता है। उसकी बॉडी और मसल्स देखकर सभी लोग फिर से हैरान रह जाते हैं क्योंकि बाकी का शरीर बहुत फिट दिखाई देता है। इसके बाद सभी दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टीचर सीटी बजाता है और हम देखते हैं कि बाकी अपनी पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू कर देता है। वो बहुत कम समय में काफी दूरी तय कर लेता है। ये देखकर टीचर कहता है अरे इसने इतने कम समय में इतनी बड़ी दूरी तय कर ली। फिर हम देखते हैं कि बाकी अपना पहला राउंड पूरा कर लेता है और वो राउंड 1 मिनट 26 सेकंड में पूरा होता है। इसके बाद बाकी की स्पीड और भी बढ़ जाती है और वो सबसे आगे निकल जाता है। ये देखकर टीचर को भी लगने लगता है कि बाकी ये रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी किसी सोच में खो जाता है। फिर पता चलता है कि वो अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि वो एक बहुत बड़ा रोलर खींच रहा है। इसी वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और इसी कारण वो इस रेस में सबसे आखिरी में आता है। इसके बाद कोच कहता है अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया, इसलिए मैं तुम्हें पास कर दूंगा। अब इसके बाद सीन बदलता है। हम बाकी को उसके घर पर देखते हैं जो पहले से ही सो रहा होता है। दूसरी तरफ हम टोकुगावा के साथ एक व्यक्ति को देखते हैं जो किसी से कहता है मैंने अंडरग्राउंड एरिना में बाकी को बहुत बुरी तरह मारा था, मैंने उसे हरा भी दिया था, लेकिन आखिरी पल में उसने मुझ पर जीत हासिल कर ली, जिसकी वजह से मैं वो फाइट हार गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस अंडरग्राउंड एरिना में लड़ो। फिर हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम टाटेको है और उसने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कुंफू टूर्नामेंट जीता है। अब टाटेको कहता है आप बताइए कि अगर मैं वो फाइट जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर टोकुगावा कहता है तुम्हें उस फाइट में पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि नाम, शोहरत और सम्मान मिलेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। ये सुनकर टाटेको कुछ कहने ही वाला होता है, तभी कोई उसके सिर पर प्लेट रख देता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेइकोस्की होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टोकुगावा और गारी योका को अंडरग्राउंड एरिना में लड़ने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन योका इन दोनों की बातों को हल्के में ले रहा होता है। तभी कोई उसके सिर पर प्लेट्स रख देता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेइकोस्की होता है, जो उन 5 भागे हुए अपराधियों में से एक है। सेइकोस्की की इस हरकत से योका बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी सेइकोस्की उसके हाथों में 2 चम्मच रख देता है
और खुद अपने कोर्ट से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से योका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सेइकोस्की योका के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर टोकुगावा और गारी दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। फिर सेइकोस्की कुछ कहता है और टोकुगावा से बात करता है। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आ जाती है और योका को लेकर जाने लगती है। हम देखते हैं कि योका दर्द के कारण चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी गारी सेइकोस्की को पंच मारता है, पर सेइकोस्की उस पंच को एक प्लेट से रोक देता है। इसके बाद सेइकोस्की गारी के चेहरे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन गारी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जैसे ही वो मुड़ता है, सेइकोस्की उसके चेहरे पर जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो जाकर गाड़ी में अटक जाता है। ये देखकर टोकुगावा बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद सेइकोस्की उसके पास आता है और उसके चेहरे पर लगातार पंच मारना शुरू कर देता है, जिससे उसका चेहरा बीच से फट जाता है और फिर गारी नीचे गिर जाता है। अब सेइकोस्की टोकुगावा से कुछ कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं। तब सेइकोस्की कहता है, मैं उस जगह जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वे अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स एरिना की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि स्पेक फिर से जेल से भाग गया है और वो लिख कर जाता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर हम टोकुगावा और सेइकोस्की को अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स एरिना में देखते हैं, जहाँ सेइकोस्की कहता है, तो ये वही जगह है जहाँ मैं हमेशा आना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टोकुगावा को कुछ अजीब सा एहसास होता है। हम देखते हैं कि वहाँ हर गेट से लोग अंदर आ रहे होते हैं। हर एक गेट से एक एक आदमी आता है और वे कोई और नहीं बल्कि बाकी 4 भागे हुए अपराधी होते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। तब सेइकोस्की टोकुगावा से पूछता है, क्या आपने इन चारों को यहाँ बुलाया है? इस पर टोकुगावा कहता है, नहीं, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया। यहाँ की जलती हुई आग और खून की गंध ने इन्हें यहाँ आने पर मजबूर किया है। फिर टोकुगावा उन सभी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर सेइकोस्की कहता है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। फिर डोरियन कहता है, मैं यहाँ हार का स्वाद चखने आया हूँ। इसके बाद स्पेक कहता है, यहाँ की जलती हुई आग ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है और मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। फिर डॉयल कहता है, मैं यहाँ ताकतवर लोगों से लड़ने आया हूँ। ये सब सुनकर टोकुगावा समझ जाता है कि ये सभी ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन तभी टोकुगावा को कुछ अजीब सा एहसास होता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, वहाँ बाकी हन्मा खड़ा होता है और वही 5 अपराधी बाकी को घूर रहे होते हैं। फिर हम टोकुगावा के पीछे कुछ और लोगों को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि डोपो ओरोची, हनायामा, रेत्सु और शिबुकावा होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी आमने सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।